It's very important because the United Nations approved this day as a World Braille Day. On the same day, this day become an international festival. तो आप थोड़ी बात करते हैं लुइस ब्रेल के बारे में। ब्रेल लिपि को जन्म देने वाले लुइस ब्रेल का जन्म 1809 को फ्रांस में हुआ था। इनके पिता की घोड़े की काठी बनाने की दुकान थी। परिवार की आर्थिक स्थिति थी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उन परिस्थितियों में इन सभी को काम करना पड़ता था और ये 4 वर्ष के थे उस टाइम पे ये अपने घर वालों की चमड़े में छेद करने में मदद कर रहे थे। उसी टाइम पे इन्होंने लोहे से वार किया, जैसे कि गांव में छेनी और हथौड़ी होती है वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट था, उस वेपन था, उससे इन्होंने वार किया और वो जो कील थी हाथ से छूट के इनकी आंख में लगी। आंख में इन्फेक्शन फैल गया और वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी फैल गया और 3 साल की उम्र में ये एक्सीडेंट हुआ और 8 साल के होते होते ये पूरी तरह से दृष्टिहीन हो चुके थे। दृष्टि बाधित होने के बाद ये चूंकि पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इस वजह से जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनका एडमिशन कराया गया ब्लाइंड स्कूल में और वहां पर वो एक आर्मी के ऑफिसर थे उनसे मिले जिन्होंने एक लिपि का आयोजन किया था और उस लिपि में 12 बिंदु होते थे जिससे कि जो सैनिक होते थे वो रात में पढ़ सके। इन्हें लगा कि इस लिपि में थोड़ा सा सुधार करके हम इसको क्यों ना ऐसी लिपि में डेवलप करें जिसमें कि थोड़ा सा कम बिंदु हो, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के हाथों में सिर्फ और सिर्फ 10 उंगलियां होती हैं और वो एक साथ 12 पॉइंट को एज्यूम नहीं कर सकता, ना ही उसको महसूस कर सकता है। इस वजह से इन्होंने एक अपनी स्टाइल बनाई जिसमें कि सब कुछ पढ़ा लिखा जा सके, चाहे वो गणित का हो या फिर संगीत हो या फिर हिंदी का कोई वर्णमाला हो। ये काफी समय तक विवादास्पद रही और इसको अप्रूवल नहीं मिला दुनिया में लोगों के द्वारा, सर आपकी वॉइस लेकिन ही नहीं बहुत आ रही। जल्दी ही मेरी वॉइस सिर्फ सूरज को नहीं सुनाई दे रही है या फिर सभी को नहीं सुनाई दे रही है? प्लीज नहीं समवन सर, रिप्लाई। सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही आपकी है, आवाज आ सुनाई रही दे भैया, रहा अब आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके देन ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मेरा एक्सटेम्पर लेक्चर टाइप में है। इन्होंने उस लिपि में सुधार करके जो जो पहली लिपि थी उसका नाम था नाइट राइटिंग और नाइट राइटिंग को इन्होंने बाद में चेंज किया ब्रेल लिपि में और काफी समय तक विवादास्पद रही। इनके जन्म सदी के 200वें सर वर्ष में, आपकी वॉइस ही मतलब नहीं आ 18 रही। मेरी वॉइस सिर्फ सूरज को नहीं आ रही है सर फिर? आपकी आपकी हाँ नहीं सर, सर, आवाज आपकी आ आवाज रही है थोड़ा सर, सा आ रही है नेटवर्क सर, इशू आपकी वॉइस आ सर रही है। आपसे क्लियर आ ओके रही ओके है। ओके सूरज लो सूरज सर, सूरज आपकी आवाज प्लीज क्लियर आ डोंट रही है, डिस्टर्ब मी क्लियर आ रही बिकॉज है। सर। सूरज प्लीज डोंट डिस्टर्ब बिकॉज दिस मीटिंग इज रिकॉर्डेड। सर आपकी दिस आवाज आ मीटिंग इज रिकॉर्डेड। ओके, हो सकता है रिकॉर्डिंग इज उनके यहाँ गोइंग ऑन, नेटवर्क सो इशू हो, आप अपना नेटवर्क चेक यस करें। प्लीज प्लीज गो ऑन द रूफ एंड प्लीज। ओके, तो यार तुम्हारे बीच में भूल भी गया मैं कहाँ पे था। इन्होंने उस नाइट राइडिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया बिकॉज उस नाइट राइडिंग को दृष्टि जो सैनिक पढ़ते थे उनकी आंखों में थोड़ा बहुत तो रोशनी होती थी, रात में कितना भी अंधेरा हो जाए हमको कुछ ना कुछ दिखाई देता है। बट ये जो लिपि थी उसमें 12 वर्ड 12 बिंदु थे और सभी उनको पढ़ना था जिनको कुछ नहीं दिखाई देता, जिनकी दुनिया ही अंधेरा है, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी और एक साथ 12 पॉइंट को टच करके महसूस करना बहुत मुश्किल था। और उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, जैसे सबसे पहले हमारे पास कीपैड आया उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं थे, लेकिन एंड्रॉइड फोन आया उसमें बहुत सारे फीचर्स आ गए। सेम थिंग कि नाइट राइडिंग में बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं थे, लेकिन वो ब्लाइंड की दृष्टिबाधितों की पहली लिपि थी जिसको दुनिया ने लगभग 100 साल बाद, सॉरी उसके बाद जब इन्होंने उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया तब उसको ब्लाइंडों के बीच में या फिर दृष्टिबाधितों के बीच में चर्चित तो हो गई, लेकिन उसको दुनिया ने मान्यता नहीं दी। लगभग 100 साल बाद दुनिया ने उसको एज अ लिपि अडॉप्ट किया। फिर इनके जन्म दिवस पर यूएन में 2018 नवंबर में एक बिल पेश किया गया जिस पर कि फाइनल मोहर लगी और
4 जनवरी 2019 को पहला विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। भारत सरकार ने भी 2009 में लुइस ब्रेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक डॉक टिकट जारी किया, जो कि अपने आप में काफी सराहनीय कदम था। और जब ये 6 बिंदुओं की लिपि है, इसका कॉम्बिनेशन, ये सभी 6 बिंदुओं के अपने अलग अलग वैल्यूज हैं। मैंने बहुत ज्यादा ब्रेल लिपि नहीं पढ़ी, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद जो मुझे पता चला, बस यही कि एक कॉम्बिनेशन में 63 शब्द, संज्ञा या फिर साउंड, इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन होता है। और ब्रेल लिपि के बारे में थोड़ी बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं अपने साथी राम निरंजन को बुलाऊंगा, क्योंकि मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ब्रेल लिपि को पढ़ा नहीं है। राम निरंजन, प्लीज आप आओ और कुछ ब्रेल लिपि के बारे में बच्चों को बताओ। आई थिंक राम निरंजन इज नॉट हियर। डीपी सर, आप हैं यहाँ पे? हाँ, डीपी सर है, प्लीज आप बताइएगा। यस सर, यस सर, यस सर, आई एम ऑडिबल। हाँ, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर। ओके 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 जी सर। और सॉरी सर, आपने मुझसे कुछ कहा था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, सो मैं इसको ना ठीक से नहीं सुन पाया। डीपी सर, एक्चुअली हमारी 4:50 हमारी चीफ गेस्ट के आने की टाइम है, तो आप इनको बच्चों को 2 से 4 मिनट में कुछ ब्रेल के बारे में बताइए, ब्रेल लिपि के बारे में बताइएगा, जिससे बच्चों को पता चले कि ब्रेल लिपि आखिर होती क्या है, इसके हिस्ट्री, बैकग्राउंड, सब कुछ मैंने बता दिया है। बस आप थोड़ा ब्रेल यस सर, लिपि यस के सर, बारे में बताइए, कैसी मैं आपको होती है, बहुत अच्छे से लिसन कैसे कर रहा पढ़ते था। हैं, तो आप कैसे पढ़ आई सकते थिंक हैं, ये आपने, चीजें। हाँ, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हाँ। एक्सप्लेन किया है। मैं सारी चीज़ों को सुन रहा था, तो मेरे बताने लायक तो आपने जहाँ तक तो कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है। लेकिन आपने ब्रेल के बारे में तो सारा कुछ बता ही दिया। आपने लुइस जी का जन्म डेट पूरा, आपने कहाँ जन्म हुआ, कैसे कैसे ब्रेल का विस्तार हुआ, आपने पूरा हिस्ट्री इसकी जो है आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, मैं सुन रहा था बहुत अच्छे से आपको। तो आई थिंक अब मेरे लिए तो इसमें कुछ नहीं बचा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इतना जरूर कहूंगा, आज के समय में क्या होता है कि जो हमारे विजुअल हैंडीकैप ही स्टूडेंट्स हैं, ये क्या होता है कि ब्रेल से थोड़ा अटैचमेंट हम देखते हैं थोड़ा कम हो रहा है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हाँ, आज हमारे पास बहुत सारे मीडियम हैं जिससे कि हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस होगी, और यूट्यूब से पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं। तो वो सही है, लेकिन मैन हमारा क्या है कि स्टार्टिंग जो हमारी होती है, वो हमारी पढ़ाई की ब्रेल लिपि से ही होती है ना, ब्रेल ही हम स्टार्टिंग में सीखते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इसको भुलाना नहीं है, और इसको भी हम जहाँ भी किसी भी क्लास में हो, चाहे इंटर हो आपका, चाहे ग्रेजुएशन हो, किसी में भी हो, आपको वहां पर भी ब्रेल का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग हो रही है वो ब्रेल से ही हो रही है ना। तो हमें, हाँ, ये बात सही है कि आप जब हायर क्लासेस में आ जाते हो, तो वहाँ पे इतना बहुत कहे कि ब्रेल में, बिकॉज आप लोग जानते हो कि सारी बुक्स भी अवेलेबल नहीं होती हैं, बुक्स भी नहीं सारी, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो सारी बुक्स आपको ग्रेजुएशन की, सारा सब्जेक्ट क्या होता है ब्रेल में अवेलेबल नहीं हो पाता है, हम लोग रिकॉर्डिंग से ही पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इतना हमें फिर भी ब्रेल को भूलना नहीं चाहिए, उसको भी हमें टाइम मिलता है तो ब्रेल की बुक्स वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, राइटिंग करते रहना चाहिए, जिससे कि हम ब्रेल जो भी हमने सीखा है उसमें कोई भी डिक्रीजमेंट ना हो, है ना, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके हमें इंक्रीजमेंट करते रहना चाहिए। और एक चीज़ और भी है, हम किसी भी दिवस को मनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो आप लोगों को पता ही है कि भाई 4 जनवरी 1809 को लुईस जी का जन्म हुआ था, और उनका एक बहुत ही पुअर फैमिली में जन्म हुआ था। इसके बाद भी उनके अंदर मान लो लगन थी, मतलब वो दृष्टिबाधित बचपन में, मतलब बाय बर्थ नहीं थे, आफ्टर बर्थ हुए। तो आप लोगों को सर ने बताया कैसे कैसे हुए, कौन है ना, सर ने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया। तो मेन ये है कि पुअर फैमिली में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ करने की इच्छा थी, और वो कुछ करना चाह रहे थे।
तो आज उन्होंने एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जो आज हम सभी के लिए वरदान साबित हो रही है ना। तो आप लोगों को भी, जो भी आप लोगों का गोल है, जो भी आप लोगों ने जो भी अपना उद्देश्य डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, आप सभी उसको अच्छे से अचीव करें। लेकिन अचीव करने के लिए हमें ना बहुत हार्ड वर्क करना होगा। सो प्लीज, हाँ, उसमें क्या होता है कि डिफिकल्टीज भी आती हैं, उससे हमें घबराना नहीं है। जो भी परेशानियां आएंगी उसको हमें परेशानियों को परेशानियां ना समझते हुए, देखिए, आप जब भी रास्ते में चलते हो, है ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कत आती हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी न्यू विलेज में जाते हो, है ना, जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता होता, तो आप देखते हो वहाँ पे आप जब भी जो भी स्ट्रीट्स होती है उससे जब पास होते हो, तो वहाँ पे डॉग्स वगैरह रहते हैं, आपके ऊपर बार्क करते हैं। बट आप नहीं रुकते हो, से चैलेंज आएंगे, चैलेंज से करो और आगे बढ़ते रहो, है ना। तो क्या करना है, जो भी आपका अभी आप जो करंट में आप कर रहे हो, उसको आपको करते रहना है, और जो भी चैलेंज आएंगे उसको आपको एक्सेप्ट करना है, और चैलेंज से हमें डरना नहीं है। हम चैलेंज जो भी हमारे जो भी हमारा रास्ता है, जो भी हम अपना गोल प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें जो भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमें नहीं घबराना है। ऐसा हमें बनना है, इतना स्ट्रांग बनना है कि परेशानियां हमसे डरे, परेशानियों से हमें नहीं डरना है। थैंक यू सो मच। हाय मार्डुबल, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अंकित भाई ने भी बताया और डीपी सर ने भी बताया, तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अंकित भाई, कभी उठोगे तो सॉरी, कभी गिरोगे तो खुद भी उठ जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो खुद ही संभल भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों के दामन तो एक दिन शिखर पर तुम भी चढ़ ही जाओगे। लाखों विकलांगों के हौसलों पर तुम अपना परचम लहराओगे। अब इन लाइनों के साथ मैं अपने एक संस्था के ही साथी हैं चंद्रशेखर भाई, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, प्लीज आइए और बच्चों को बस थोड़ा कुछ बता के फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अंकित भाई एसपी सर अभी नहीं जुड़ पाए क्या? नहीं, एसपी पांडे सर इज नॉट हियर। मैं प्रयास करता हूँ। हाँ, आप जाइए और उनको कॉल कीजिएगा एक बार। चंद्रशेखर भाई प्लीज आप, आई थिंक ही इज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज ही इज रिकॉर्डिंग द मीटिंग। ओके, तो रोहित सर आप आइए और बच्चों को कुछ बताएं, क्योंकि आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को। First of all, good evening everyone, and I really thanks for Ankit ji so giving me chance to speak someone. देखो, अभी मैं दो वक्ते अब आप सुन चुके हो कि लुई ब्रेल जी के बारे में आप जान चुके हो, उनका बर्थ 1809 में हुआ और जो उन्हें हार्ड वर्क किया आज के टाइम में वो करना बहुत इम्पॉसिबल है हर इंसान के लिए, लाइक, ठीक है।
जैसे मान लो वो नॉर्मल थे, बाद में ब्लाइंड हुए और फैमिली कंडीशन अच्छी भी नहीं थी, लेकिन ऐसी चीज का आविष्कार किया कि जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें ज्यादा ना जाते हुए मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाहूंगा लाइफ में, कि जो दृष्टिबाधित समाज है, आज से ही नहीं, मैं कह सकता हूँ कि ये 50s में, इंडिया में 60s में, 17 में, मैं 60-70 के दशक की बात कर रहा हूँ, कि वो बात नहीं थी ब्रांडों के लिए। मानता हूँ कि आजाद भारत हो गया था यदि हम अपनी कंट्री की बात करें, लेकिन उस टाइम भी जो दिव्यांग बच्चे होते थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। एक्सेप्ट नहीं किया जाता मतलब उन्हें जंगलों में छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो उनको वो मान्यता ही नहीं थी। जब विश्व विकलांग दिवस 1983 से शुरू हुआ, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जब ब्रेल का आविष्कार हुआ, जो विकसित देश थे लाइक अमेरिका, अदर कंट्रीज में, उसमें तो अच्छा हुआ, लेकिन इफ वी टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, सो उसमें विकास काफी लेट हुआ। लेकिन ब्रेल एक ऐसा माध्यम है, ये बहुत बड़ा माध्यम है। जब हम बचपन में हुआ करते थे तो सबसे पहले हमने ब्रेल सीखी। ब्रेल से ही आपको शिक्षा मिली कि हाउ टू रीड, लाइक हाउ टू टॉक विद समवन, कि यदि हम अपने किसी ब्लाइंड साथी को लेटर लिखेंगे तो कैसे लिखें। मैंने बहुत लेटर ब्रेल्स में बुक्स पढ़ी हैं। मानता हूँ वो थोड़ी उनमें टाइम लगता है और सारी बुक्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपको अपनी ब्रेल को जीवित रखना है, उसके साथ मोटिवेटेड रहना है। ब्रेल की हेल्प आपको हमेशा लेती रहनी, मतलब लेनी चाहिए आपको। लेकिन आजकल जो समाज है, आजकल डिजिटल है, ये बात सही है, लेकिन हम रूट्स ब्रेल जी के हमेशा ऋणी रहेंगे कि ऐसी चीज दी जिससे हम आगे बढ़ सके। जैसे निरंजन जी ने कहा, यदि ब्रेल नहीं होती तो हम पता नहीं कहाँ होते। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है ये, इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कुछ ऐसी बात है कि ये गलत है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम बन गया है, अब ब्रेल को हम दृष्टिबाधित लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने स्कूलों में भी विजिट करके देखा है, सुना है कि जैसे आप कहीं भी चले जाओ तो सिलेबस रिकॉर्ड करके दे देते हैं। नहीं, जब आपको पता है कि 10th 12th तक की बुक्स अवेलेबल है तो आप बुक से पढ़िए। बुक से पढ़ने का मजा ही अलग है लाइफ में। कभी भी आप सोचेंगे कि बुक से पढ़ने की एक अलग ही बात होती है, लेकिन आजकल ब्रेल का स्तर है वो बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन उसे आपको बढ़ाना है। अपने साथियों को सिखाना है कि ब्रेल की इम्पोर्टेंस क्या होती है। और बहुत सारे प्रोग्राम इस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, यूएनओ ने भी इसे मान्यता प्रदान की है। ठीक है, कि जो ब्रेल के क्षेत्र में एक विकास है वो थमना नहीं चाहिए। यदि हमारी पीढ़ी इसे बुला देगी तो आने वाली पीढ़ी इसके बारे में कैसे जान नहीं पाएगी। तो इसलिए आप सबको ब्रेल को संजो कर रखना है और अपनी विरासत को, क्योंकि जिंदगी में यदि हम अब कामयाब हो रहे हैं, होएंगे, कुछ भी है वटेवर, तो एक ब्रेल की वजह से। यदि ब्रेल हमें पढ़नी नहीं आती, अक्षर पहचानने नहीं आते, जैसे हम बचपन में हुआ करते थे, तो मैम में टीचर कहते थे भी आपको अक्षर पहचानने आ गया नहीं, आपको इसमें ब्रेल में लिखना आ गया नहीं, स्टाइलिश से हाउ टू राइट। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और ब्रेल को हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। तो इन सभी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप बच्चों, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। फाइन, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर कि आपने अपने अमूल्य एक्सपीरियंस बच्चों के बीच शेयर किए और हमारी संस्था के साथ जुड़े। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम इनवाइट करते हैं उस शख्सियत को जिसको सुनने के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिनका परिचय शायद मैं देने में सक्षम नहीं हूँ पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी उनका परिचय देने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर एस पी पांडे सर अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं और जिनका जन्म कोलकाता में हुआ, स्कूलिंग पंजाब में हुई, हायर एजुकेशन डॉक्टरेट इन ब्रेल ये इन्होंने की है लंदन से। उसके अलावा मेडिकल असिस्टेंट, लेसेस्टेयर, टेलीकॉम ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट फ्रॉम लुधियाना पंजाब। करंटली दो दो कॉलेज में टीचर हैं। इसके अलावा कोचिंग भी पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर एडवाइजर भी हैं और इंग्लिश की भी कोचिंग्स देते हैं। अब इनके बारे में ज़्यादा कहना शायद ही बेनामी होगी। और मेडिकल प्रैक्टिशियन भी हैं होम्योपैथिक के।
तो सर बहुत ज़्यादा मैं आपके बारे में क्या कहूँ, आपके बारे में मुझे कहने के लिए शायद वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं। और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप आएँ और अपना वो ज्ञान हम लोगों के साथ साझा करें जो आपने भारत के अलावा देश दुनिया में साझा किया है। एक परिचय जो कि शायद देना मैं भूल रहा था, सर विश्व ब्रेल संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड ब्रेल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट। और आज इस दिन शायद इससे बड़ा चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि के रूप में शायद मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकता था। और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे बुलाने पर, एक बार कहने पर सर आप चले आए। इसके लिए हमारी पूरी संस्था और मैं बतौर अध्यक्ष आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए सर, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। My Honorable President cum Chairperson, all the dies and dignitaries of the organization, and all the present students, practitioners, teachers, lecturers, and my loving friends and the son and daughters. सबसे पहले आज सर लुइस ब्रेल जैसे महान वैज्ञानिक के, महान आत्मा के 214वीं कहनी चाहिए, लेकिन नियमतः सही मायने में अगर काउंट करेंगे तो 213वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं, प्रीति एवं शुभेच्छाएं। और जो हमसे छोटे हों या अति छोटे हों या बच्चों, स्टूडेंट्स के रूप में हों, उन सबों के लिए कोटिशः आशीर्वाद। अपने आप में बड़ा गर्व होता है जब पता चलता है कि हमें अपने समाज के साथियों या अपने मित्रों, भाइयों, बच्चों को जब एड्रेस करने का मौका मिलता है, और विशेष रूप से जब भारत में यह मौका मिलता है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जहां तक आज के दिन के महत्व की बात हम करें, तो दर हकीकत यह है कि आप जानते ही हैं कि एक समय वो था कि जब दृष्टिहीन तो क्या, कोई भी विकलांग पठन पाठन का कभी भी सुनहरा अवसर नहीं पाता था। एक समय वह भी था कि जब इन वर्गों को, अर्थात मैं सीधे संपूर्ण विकलांग जाति की बात अगर मैं करूं, तो इन्हें बोझ समझकर धरती से भार उतारने के लिए पहाड़ियों पर्वतों से फेंक दिया जाता था, किसी गहरी खाई, सागर, समुद्र, नदी या गल्फ में, कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। लेकिन फेंकने वाला दिल से नहीं फेंकता था, पर उसकी मजबूरी थी कि आज जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम खिलाएंगे पहनाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद इन बेचारों का होगा क्या। इससे अच्छा जन्मते ही या जैसे ही पता चल जाए उसी समय कलेजे को मोटा करके इनको खत्म कर दो। कुछ समय बीता, कुछ सोशलॉजिकल पर्सन्स आगे आए, कुछ महान शुभचिंतक, मंथनकर्ता आगे आए। उनके विचारों का हम आदर करते हैं कि जिन्होंने पढ़ने लिखने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। लेकिन वह पढ़ना लिखना भी सबके लिए उपलब्ध नहीं था। यह पढ़ना लिखना कुछ नए नए टेक्निक्स, उन दिनों की पुरातन परंपरागत टेक्निक्स, आज भी आप सब देखते होंगे कि ब्याहों शादियों में जो हैंड फैन वगैरह बनाए जाते हैं अपने देहातों में, उस पर धागों से डिजाइनिंग करते समय शुभ विवाह या शुभ विदाई या कुछ और शगुन, इस कुछ ना कुछ लिखा जाता है। ईंटों पर भी आप देखते होंगे कि जिस भट्ठे से बनी है या जिन्होंने बनाए हैं उनके नाम के कुछ अक्षर या संभव होने पर पूरे फुल नेम लिखे जाते हैं।
इस तरीके से बड़े बड़े चादरों, क्लॉथ शीटिंग्स पर धागों के सहारे, मोटे वूल के सहारे लिखा जाता था। कार्डबोर्ड्स पर, यानी जिनको आप लोग पलाई बोर्ड कहते हैं, पलाई बोर्ड या लकड़ी के फट्टों पर मोमबत्तियां गला करके उस पर ड्रॉपिंग करके लिखी जाती थी। कई बार कच्ची मिट्टी को गीली मिट्टी से कार्डबोर्ड्स पर या किसी भी चीज पर लिखा जाता था, जो स्थायी प्रबंध के रूप में हम कभी भी स्वीकृति नहीं प्रदान कर सकते। मुख्य रूप से उन दिनों एक धैर्यवान अध्यापक या अध्यापिका की आवश्यकता पड़ती थी, जो बच्चों को ओरल वर्क, मौखिक रूप से किसी भी चीज को रटाए। इस प्रकार से कुछ रट्टू तोतों को तैयार किया जा सकता था, जिन्हें हम रट्टू तोता दृष्टिहीन या दिव्यांग कह सकते हैं। दिव्यांग वर्ग की अगर हम बात करें तो दिव्यांग वर्ग में श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी अगर कोई होता है तो वो दृष्टिहीन होता है, क्योंकि दिव्यांग वर्ग सब कुछ देखने के बावजूद भी चल न सकने की वजह से, बोल न सकने की वजह से, सुन न सकने की वजह से या मेंटल थेरेपी के अभाव में ना चाहते हुए भी बेचारे कई बार बुद्धू के बुद्धू रह जाते हैं, क्योंकि वो अपनी संस्थाओं तक, अपने केंद्र तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसे में दृष्टिहीन ही एक ऐसा था कि जिसकी उंगली पकड़ के जहां मर्जी दौड़ा सकते हो, चला सकते हो, थोड़े से अभ्यास के बाद। पता है, ये दृष्टिहीन साथी अतः ये साथी समय समय पर किसी दयावान की दया के पात्र बनकर मौखिक सहायता की मदद से पठन पाठन का लाभ ले सकते थे। लेकिन यह भी हर जगह संभव नहीं होता था, हर कोई इतना धैर्यवान नहीं होता था। समस्या जश की तस पड़ी थी। बाद में और भी कई प्रकार के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बिंदुदार अक्षरों, लिपियों का निर्माण किया। उदाहरण के तौर पे 12 बिंदुओं पर आधारित सब ब्रेल के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुतों ने पढ़ा होगा। अति पुराने बुजुर्ग अब नहीं रहे, तकरीबन 90-95 वर्ष के, उन्होंने मुझे ब्रेल सब ब्रेल के बारे में बताया था और कुछ पुरानी किताबें भी दिखाई थी, हालांकि मेरे पास नहीं है। अन्यथा कोशिश करते कि आपकी लाइब्रेरी में यदि प्रदान की जा सकती। फिर भी मैं उनके बच्चों से बातचीत करके उनमें से 1-2 बुक्स को प्राप्त करने की कोशिश पर लगा हुआ हूं, जैसा कि इन दिनों मैं पंजाब में हूं। मित्रों और प्यारे बच्चों, एक समय आया कि जब एक और महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों की कड़ी में एक और महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ, जो शायद वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन जैसा कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है, यह कृतार्थ हुआ जब सर लुईस ब्रेल 1.5 वर्ष के, सबसे पहले ये 1809, शायद अगर मैं सही हिंदी की गिनती बोल पा रहा हूं, ही बॉर्न इन 1809 on 4th of the January, the same day which we are celebrating together today. ऐसे ही समय में जन्मे और जब 1.5-2 साल के थे, इनके पिता चर्मकार थे, अर्थात चमड़े के काम करते थे। मुख्य रूप से शू मेकर थे, मोची थे, जूता बनाने का काम करते थे। इनकी अपनी फैक्ट्रीज थी और वहां पर हुआइयों की खेलते खेलते जब बालक लुईस पहुंचा, तो खेलते हुए कोई किसी तीखे हथियार के द्वारा अनजाने में अबोध बच्चे ने अपनी आंखों पर चोट की, और जिसके कारण से एक आंख लेफ्ट साइड पूर्ण रूप से चली गई। हजारों इलाज के बाद
नजर वापस ले आना संभव नहीं हुआ और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि जिस प्रकार खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत बड़ी जोर शोर से विद्यमान है, विशेष रूप से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में। ठीक उसी प्रकार खरबूजों के ही रंग बदलने के नियम के अनुसार उसकी दूसरी आंखें भी चली गई। नतीजा, अब यही वो समय था जब आवश्यकता पड़ी, जननी बन के खड़ी हुई और आविष्कार भी शुरू हुए। अब लुईस ब्रेल के सामने पूर्ण रूप से अंधकार ही अंधकार था। लाखों प्रयत्न के बाद जब आंखें ठीक नहीं हुई तो किसी बुजुर्ग डॉक्टर ने सलाह दी कि इन्हें किसी ऐसे विद्यालय में ले जाया जाए कि जहां पर दृष्टिहीनों को विशेष रूप से पठन पाठन की सुविधाएं मिले, जो कि उन दोनों संपूर्ण विश्व में नगण्य के बराबर था। लाखों प्रयास करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में इन्हें दाखिला मिला, जहां पर 8वीं तक की पठन पाठन संपन्न करने के बाद यह समझ में आया कि लुईस मेधावी तो हैं और उनकी मेधा की शक्ति जो है वह हायर एजुकेशन के समय काम आई। आगे चल करके सब ब्रेल वगैरह भी उन्होंने सीखी, पढ़ी। जब आप अध्यापन कर रहे थे पेरिस के, फ्रांस के ही पेरिस में, उन दिनों वहां एक मिलिट्री कैंप लगा हुआ था, आर्मी कैंप, जहां पर उन्होंने कुछ सिस्टम्स देखे जो आर्मीज के सिस्टम थे। उनमें डॉट्स पर आधारित कोड वर्ड्स, लेटर कोड्स बनाए गए थे कि जिन्हें अंधेरे में भी आर्मीज के लोग पढ़ते थे। और वह देख करके लुईस के मन में एक भावना जागी कि क्यों ना हम ऐसा कोई चीज सोचें, ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जिनसे अक्षर हमारे उंगलियों के ठीक पोटा के नीचे। नतीजा, उन्होंने अनुमान देखा कि 6 से अधिक बिंदुएं पोटा के नीचे यानी फिंगर टिप्स के नीचे नहीं आ सकती। और इसी प्रयास में उन्होंने उस ब्रेल का निर्माण कर डाला, उसकी खोज कर डाली जो आपकी आज की मौजूदा ब्रेल है, जो अत्याधुनिक, अति वैज्ञानिक, लिखने में सरल एवं पढ़ने में भी उतना ही सरल है। हालांकि इस लिपि को, इस ब्रेल को, लुईस निर्मित ब्रेल को लुईस के जीते जी किसी भी सरकार ने मान्यता नहीं दी। सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि फ्रांस के निवासी थे आप, और जब फ्रांस की सरकार ने मान्यता नहीं दी तो अन्य सरकारों से मान्यता मिलना तो बड़ी दूर की बात थी। कोई भी चीज जब डेवलप्ड होती है तो सबसे पहले अपनी लोकेलिटीज में उसका परीक्षण होता है। शायद उस समय अगर ब्रेल को मान्यता मिल जाती तो उस ब्रेल में और संशोधन होकर के उससे भी उत्तम ब्रेल हमें प्राप्त हो सकता था। संभव है शायद ब्रेल का कोई ऐसा भी नमूना प्राप्त हो सकता था कि जिसके सहारे दृष्टिहीन साथी बिना सीखे ही साइटेड लिखाइयों पर भी अपनी पकड़ जमा सकते थे, जो आज बड़ा मुश्किल हुआ। यह महान वैज्ञानिक, महान आत्मा 1852 में ही 6 जनवरी के दिन हमारे लिए अपना कीमती उपहार देकर के इस पृथ्वी से सदा के लिए विदाई ले ली। यह बड़े दुख की घड़ी थी, लेकिन सुख तब हुआ कि जब 1854 में सबसे पहले फ्रांस की लोकल गवर्नमेंट ने पेरिस के कुछ विद्यालयों में लुईस द्वारा इन्वेंटेड ब्रेल को पढ़ाने का अभ्यास किया और उसके परिणाम अच्छे आए, पढ़ना आसान हुआ। अब इसी ब्रेल का देखा देखी सभी देशों ने अंदाजना शुरू किया।
आपको बताते चलें, भारत में ब्रेल वैसे कहने के लिए 1926 में आई, लेकिन सही मायने में ब्रेल का प्रचलन 1960s के बाद हुआ और 1972 तक लगभग सब ब्रेल का बोलबाला भारत में भी रहा है। सब ब्रेल की विशेषता यह होती थी कि मेरा लिखा अंकित नहीं पढ़ सकते, या अंकित का लिखा राम निरंजन या राम निरंजन का लिखा कोई और लड़का या लड़की नहीं पढ़ सकता। कहने का मतलब जो लिखे वही पढ़े, कोई स्पेशल कोड नहीं था। लेकिन लुईस ब्रेल के द्वारा निर्माण किए हुए ब्रेल लिपि में इतनी व्यवस्था है, भाषाओं के आधार पर भले ही हम एक दूसरे को ना पढ़ सकें, लेकिन अगर भाषा एक है तो हर कोई उसे पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश में एक लेटर लिखूं तो राम निरंजन, अंकित या जो लोग भी ब्रेल जानते हैं, अगर तनिक भी अंग्रेजी जानते हैं तो उस ब्रेल को पढ़ लेंगे, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोड आर द सेम। जो लेटर के जो न्यूमेरल कोड्स हैं वो सेम है। जिसे हम .1 मानते हैं वही .1 आपके पास भी है, वही .1 दूसरों के पास भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस कारण से अब पढ़ना आसान होता है। सब ब्रेल के नियमों में जिस डॉट को हम .1 मान रहे हैं उसको हो सकता है आप .2 या .3 मान रहे हो। निश्चित है कि अक्षर बदल गए, कोड बदल गया तो अक्षर बदल गए, तो किस तरह से पढ़ सकते हैं। एक उदाहरण हम और लेते हैं। हो सकता है हमारे अंकित बाबू या और कई साथी ऐसे हैं कि जो शायद नॉर्मल हों, उनको समझने के लिए मैं एक इशारा दूंगा। आप जानते हैं श से शलगम होता है। पंजाबी में लिखा हुआ म इंक प्रिंट का हिंदी में श की तरह से लगता है। अगर हम पंजाबी में लिखें मोगा, तो जो चालाक चतुर लोग हैं हिंदी वाले, जो समझते हैं कि हम पंजाबी को जानते हैं, वो उसको पढ़ेंगे शोगा। तो अब आप इंक प्रिंट में ही देख लीजिए, एक का लिखा दूसरा नहीं पढ़ सका। यही हालात थे सब ब्रेल के। मित्रों, मैंने इन बातों का जो साइटेड पर्सन जो अन्यथा में ना ले, मैंने केवल एक स्थिति को समझाने के लिए इस विषय को टच किया था। वैसे इंक प्रिंट से हम गरीबों का कोई वास्ता नहीं, फिर भी विषय वस्तु को समझना बहुत जरूरी होता है। आज ब्रेल के संदर्भ में केवल इतना ही कहना है, आज ब्रेल से भी उत्तम तकनीकें सामने हैं, किंतु वो तकनीकें एक तरफ जहां आपके लिए सहायक हैं, वहीं पर आपको वो डैमेज कर रही है। आप टॉकिंग कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, टॉकबैक के माध्यम से या जॉज के माध्यम से आप यह तो पढ़ लेते हैं कि वह बाजार गया, लेकिन वह बाजार गया का जो स्पेलिंग है वो आप नहीं जान सकते। अगर आपको स्पेलिंग आती लिख सकते हैं, और स्पेलिंग को अगर आप प्रशस्त करना चाहते हैं तो आपको निस्संदेह ब्रेल जितना आपके लिए मददगार हो सकता है उतना मददगार कोई भी नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण विश्व के सभी संस्थाओं से यह विशेष रूप से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि बच्चा चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो, हमारा प्रोफेसर, हमारा टीचर बेशक समस्त ब्रह्मांड का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ब्रेल नहीं जानता तो उसका सारा एजुकेशन फेल है। ब्रेल को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें हायर एजुकेशन की कुछ शर्तें छोड़नी पड़े तो वो हमें छोड़ देनी चाहिए। स्पेशल बीएड होना जरूरी नहीं है, किंतु ब्रेल का जानना जरूरी है। एमएड होना जरूरी नहीं है, किंतु ब्रेल का जानना जरूरी है। इस प्रकार अगर हम कुछ विषयों पर ध्यान दे दें तो निश्चय ही ब्रेल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है,
कि हम स्कूलों में जिन अध्यापकों को रखते हैं, चाहे वो साइटेड हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो अन्य प्रकार के विकलांग हो, अगर वो दृष्टिबाधित विद्यालय में कार्य करने जा रहे हैं तो उन्हें ब्रेल लिखने और पढ़ने का विधिवत ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने सामने पर्चा रख करके और ब्रेलर से टाइप कर दिया ना, हाथ से लिख करके दिखाइए आप। हम बोलते हैं आप लिखिए, कोई तीसरा पढ़ेगा उसे, या हम आपको जो देते हैं वो आप पढ़ के दिखाइए। ये जरूरी है। अगर आप ये शर्तें नहीं रखेंगे तो ब्रेल का धीरे धीरे लुप्त होना स्वाभाविक है, और ब्रेल का लुप्त होना दृष्टिहीन जगत के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज देख रहा हूं कि अक्सर ब्रेल लुप्त होता ही चला जा रहा है डे बाय डे। मैं चाहता हूं कि जो ब्रेल लुप्त हो रहा है उसे लुप्त होने से रोके। सबकी जिम्मेदारी बनती है। जितना इस विषय पर जिम्मेदार अध्यापक जगत है, उतना ही छात्र छात्राएं भी हैं, उतना ही अभिभावक एवं जो हमारे सोशल एक्टिविटीज हैं, सोशल वर्कर्स, जितना वो जिम्मेदार हैं उतना ही अन्य साथी भी जिम्मेदार हैं। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, आज के दिन की आपकी वास्तविक सार्थकता तभी है कि अगर आप यदि आपकी ब्रेल को आप बरकरार रख सकें, ब्रेल पठन पाठन को बढ़ावा दे सकें, ब्रेल अध्ययन को बढ़ावा दे सकें, और लाइब्रेरीज में अधिकाधिक पुस्तकें ब्रेल की उपलब्ध कर सकें। धर्म ग्रंथों को भी आप ब्रेल में ट्रांसक्राइब करें तो ब्रेल की वास्तविक सार्थकता होगी। और जितने ज्यादा आप ब्रेल में प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे, उतनी ही आपको ब्रेल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। मित्रों, ब्रेल को छोड़ना अपनी मां को त्यागने के बराबर है। जो बच्चा मां का दूध नहीं पीता वो कितना कमजोर होता है। ठीक उसी प्रकार जो बच्चा ब्रेल नहीं सीखता वो जितना मर्जी विद्वान हो जाए, रट्टू तोता हो जाए, लेकिन ब्रेल पढ़ करके जो ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है, वह ज्ञान वह कंप्यूटर और टॉकबैक के माध्यम से नहीं कर सकता। क्योंकि टॉकबैक कंप्यूटर आपको रट्टू तोता तो बना सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग का नॉलेज प्रदान नहीं कर सकते। तो और अगर हम ब्रेल के प्रति वफादार होते हैं तो यही सर लुइस ब्रेल जैसी महान आत्माओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हेलन केलर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी अवश्य ही इन विषयों पर ध्यान देंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, अधिक बोलना चाह नहीं रहा था, लेकिन हिंदी में बोलने के प्रयास ने बहुत बड़े कर दिए। तो ठीक है, आज इतना सद्बुद्धि, सद्गुणों, सद्विद्याओं, सत्कर्तव्यों, सदिच्छाओं से परिपूर्ण तथा सर्वकला संपन्न एवं सर्व विद्याओं से भरपूर हो, इन्हीं प्रार्थना एवं शुभकामनाओं के साथ लेता हूं विदाई। जय सर लुइस ब्रेल। अपना अमूल्य ज्ञान हम जैसे छात्रों और छात्र कम शिक्षकों को देने के लिए आपका हार्दिक आभार सर। और आपके लिए हम अगर धन्यवाद देंगे तो बहुत छोटी सी बात होगी, क्योंकि एक गुरु को कभी छात्र आभार तो व्यक्त कर ही नहीं सकते, धन्यवाद तो कर ही नहीं सकते, कितना भी करें वो कम होता है। मैं आपको 2 लाइनें समर्पित करना चाहता हूँ। जब गिरते हैं हम हार कर तो साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक गुरु कहलाते हैं। और आप हमारे एक बार बुलाने पर हमसे जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक आभार सर। और पूरी फाउंडेशन इसके लिए आपके लिए ऋणी रहेगी कि आपने फाउंडेशन के बारे को और जो इससे जुड़े छात्र हैं उनको वो सारी बातें बताए ब्रेल के बारे में जिनको शायद हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, और बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया। शायद इनमें से 50% बातें तो मुझे खुद नहीं पता थी कि आपसे मुझे जो नया जानने को मिला। इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद सर।
अब मैं हमारे एसडीएस फाउंडेशन की महिला इकाई की अध्यक्ष शोभा को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और ये- शोभा जी आप आए और कुछ ड्रिल जी दिवस के जी बारे में बिल्कुल। या आई एम फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं। जी जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। कैरी ऑन। जी यस गुड इवनिंग मैम। सबसे सबसे पहले तो मैं अपने एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, बताई हम लोगों के बारे में। और हमारे अंकित सर ने, राम निरंजन सर और डीपी सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताई हैं। तो ऐसा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जो हमारे आज सबको पता है कि हमारे लुइस ब्रेल जी का आज जयंती है, और इसमें इन्होंने, मैं इनके माध्यम से कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे जो हमारे लुइस ब्रेल फ्रांस के शिक्षक थे और जिन्होंने अन्य लोगों को लिखने और पढ़ने के लिए लिपि विकसित की, और जिस लिपि का नाम हम लोगों ने ब्रेल लिपि रखी है, ये हमारे सर ने बता रखा है पहले से ही, तो इसलिए इनको हम लोग ब्रेल को नेत्रहीनों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी जो ब्रेल प्रणाली आज भी अंधे लोगों के लिए आंखों का कार्य कर रही है। सर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, और इसी वजह से मैं अपना स्पीच समाप्त करती हूँ। थैंक यू धन्यवाद शोभा, सर। थैंक यू। आप एक लेकिन जितने भी है पर्याप्त है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर रिप्रेजेंटेशन। बिकॉज सर जी ही इज नॉर्मल पर्सन तो ही हैव नॉट मोर नॉलेज नहीं नहीं फॉर। ठीक है, बेटर बेटर। आई एम सो ओके, प्राउड ऑफ हर। या सर। और इसके अलावा मैं बस कुछ लाइनें और हैं जो कि दिव्यांगता और दिव्यांग लोगों को समर्पित कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के माध्यम से। जो सुना नहीं सकते बाहर का शोर, रूह का संगीत खींचता होगा अंदर की ओर, जिनको दिखती नहीं बाहर की चकाचौंध, भीतर की रोशनी देती होगी जीवन का बोध। जो बोल नहीं सकते अपने मन की बात, मन के भावों से करते होंगे अपनों से बात। जो लगा नहीं सकते ऊंची छलांग, अपने सपने जरूर होते होंगे बेलगाम। ये सारी विलक्षण प्रतिभाएं हो जाएंगी दीप्तमान, जैसे ही हम मान लेंगे हर विकलांग को दिव्यांग। इसी के साथ अब मैं अपने एक आध और साथियों को बुलाऊंगा, जिसके बाद हम प्रोग्राम को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। अगर हमारे राम निरंजन भाई कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। अदरवाइज जो हमारे छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, फिर हम उनको मौका देंगे कि अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोल सकते अभी हैं। अभी छात्र को ले लेते हैं, स्टार्टिंग लास्ट टाइम मैं बोल के फिर प्रोग्राम को एंड कर दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी जो अपने स्टूडेंट राहुल छात्रों यादव को आप हैं, नाम मुझे भेज रखा था कुछ लोगों ने। राहुल यादव आप हैं? हाँ राहुल गुड इज इवनिंग हियर। सर। या बोले बोले। आदरणीय हमारे समक्ष एसपी सर एंड अध्यक्ष महोदय, सभी समक्ष स्टाफ, छोटे बड़े भाई एवं बहनों, आप सभी को लुई ब्रेल जयंती की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे सभी सर लोगों ने बताया कि लुई ब्रेल जी को दृष्टिबाधित का मसीहा कहा जाता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, हमें अवसर मिला और लुई ब्रेल जी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आवाज नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली राहुल, प्लीज गो ऑन राहुल भाई नेटवर्क आपकी एरिया। आवाज नहीं आ रही। लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए।
सॉरी राहुल, आपका नेटवर्क खराब है, तो आप कोशिश करें एक बार और, नहीं तो चलिए किसी और को बोलते हैं। अंकित भाई राहुल हैज गॉन। या बिल्कुल बिल्कुल, राहुल हैज गॉन। ठीक है, किसी और को नॉमिनेट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये लगभग 11 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने वाले लुइस ब्रेल ने 16 वर्ष की उम्र होते होते ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना हार्ड वर्क इनका दिखा रहा है। इस बात को देखते हुए एक बार फिर से इनको श्रद्धांजलि देने के साथ मैं एक बच्चे को फिर से नॉमिनेट करता हूँ। आई थिंक राहुल हैज जॉइंड अगेन, सो राहुल प्लीज यू कैन कंटिन्यू। राहुल फिर से बोल, आप अपना स्पीच कंटिन्यू करें। राहुल नेक्स्ट करते हैं, कोई बात नहीं राहुल, थैंक यू आपको। और ओके राहुल, आपको डेफिनेटली मैं आपको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में चांस दूंगा। अभी हम नॉमिनेट करते हैं यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। ओके, कनिका दहिया, वुड यू लाइक टू से समथिंग? कनिका, you want to say something? जय हो जय लुई ब्रेल महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। जय हो जय लुई ब्रेल महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। ज्ञान की दुनिया में ज्योति जगाई, चलने की तूने राह दिखाई। ज्ञान की दुनिया में ज्योति जगा की तूने राह दिखाई, कर गए रोशन विश्व महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। जय हो जय लोई बेल महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। को रच कर तुमने दृष्टिहीनों का मान बढ़ाया। को रच कर तुमने दृष्टिहीनों का मान बढ़ाया। कर गए रोशन नाम महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। जय हो जय महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। जय हो जय लोई बेल महान, तुमको शत शत बार प्रणाम। तुमको शत शत बार प्रणाम। तुमको शत शत बार प्रणाम। तुमको शत शत प्रणाम। थैंक यू जगत भाई अरविंद। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।